हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस चैप्टर के माइंड मैप को देखा हमने, इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा हमने, और अब हमें देखना है इसी चैप्टर से इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन क्वेश्चंस की डिमांड थोड़ी कम होती है, मतलब हमें बहुत ही कम शब्दों में इन सवालों के जवाब को देना होता है। बहुत ज्यादा हमें नहीं लिखना है, जो हमसे पूछा जाए कम से कम शब्दों में हमें उसे समेटना होता है। हमने बहुत सारे चैप्टर्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स को किया है और इसे हमें पता है कि हमें किस तरीके से लिखना है, तो उसी चीज को फॉलो करते हुए अब हम आप पहुंचे अपने चैप्टर नंबर 8 पे, और यहां पर हमसे जो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उनका बिल्कुल ही बिंदास तरीके से आंसर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। लेकिन उसके पहले एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए कि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया है अपने बुक्स को। तो ये बुक्स जो हैं ये काफी इतने परफेक्टली आपके लिए डिजाइन किए गए हैं कि आप इसको पढ़ के अपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही रॉक कर सकते हो। आपको ये बुक लेने के लिए कहां से बुक लें, सवाल ये उठता है। तो बुक लेने के लिए आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इन बुक्स को आप ले सकते हैं। इन बुक्स को पढ़ करके इन बुक्स में जो भी सैंपल पेपर्स दिए हैं इनको सॉल्व करके निश्चित है कि आप अपने एग्जाम में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन कि अभी हमारे पास जो बुक्स हैं इसमें अभी सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के बुक्स धीरे धीरे आने वाले हैं, तो आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। अब शुरू करते हैं अपने इन क्वेश्चंस को। तो पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, और पहला सवाल हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे आज के इस सवाल पे। तो पहला सवाल हमारे सामने है कुछ ऐसा, कहता है कि सर्टेन पैथोजेंस आर टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक। देखिए क्या कहना ये चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कुछ ऐसा कि ये कहना चाह रहा है कि सर्टेन पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस की बात की जा रही है, तो कह रहे सर्टेन पैथोजेंस आर टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब देखिए इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है, अगर आपको याद ना हो तो एक बार हम और डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने डिस्कशन किया था अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इस पॉइंट को, दैट कि बहुत सारे हमारे पास पैथोजेंस है। पैथोजन कहने का मतलब ये होता है कि पैथोजन वो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो पैथोजेंस वो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बॉडी में आने के बाद हमें बुरी तरीके से परेशान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यहां पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहां पर जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं पहला एग्जांपल, जैसे कि अगर हम ले ले सैल्मोनेला टाइफी का, अगर हम लोग पहला एग्जांपल ले ले सैल्मोनेला टाइफी का, तो हम जानते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी जो है वो एक बैक्टीरिया है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल डिजीज जिसे हम लोग टाइफॉइड कहते हैं, ये टाइफॉइड कॉज करवा रहा होता है। और जब भी टाइफॉइड होता है हमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइफॉइड के कुछ अपने सिम्टम्स हैं, ध्यान दीजिएगा जो शब्द मैं बोल रहा हूं आपसे। और दूसरी तरफ अगर हम ले लेते हैं निमोनिया को अगर हम ले लें तो निमोनिया कॉज करवाने वाले पैथोजेन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। कुछ यही नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई भी एक बैक्टीरिया है। तो हम कहते हैं कि ये निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये निमोनिया कॉज करवा रहा होता है। ठीक है, इसके अपने कुछ सिम्टम्स हैं, इसी प्रकार से XYZ बहुत सारे हमारे पास डिजीज हैं जो कि अलग अलग पैथोजेंस के कारण होते हैं, जिनमें हमें अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलता है।
जब अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि ये जाकर के अलग अलग जगहों पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सैल्मोनेला टाइफी जैसे ही हमारे बॉडी में एंटर करता है, ये हमारे बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू करता है, जस्ट बिकॉज कि इस सैल्मोनेला टाइफी का अपना कुछ स्ट्रक्चर है, इस सैल्मोनेला टाइफी का अपना कुछ लिविंग कल्चर है, इसका अपना कुछ लिविंग कल्चर है, ठीक है। और इस कारण से ये जो है हमारे बॉडी के एक हिस्से को चुनता है और वहीं जाकर के ये अपनी सारी एक्टिविटीज करता है। सेम केस अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के बारे में बोले तो इसका अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल है, इसका अपना कुछ वे ऑफ लिविंग है, ये अपने कुछ अलग इन्वायरमेंट में ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि अलग अलग पैथोजेंस जो हैं वो अलग अलग जगहों पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यही है। और सवाल हमसे पूछता है कि सर्टेन पैथोजेंस आर टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक। तो कहने का मतलब है कि जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है वो किसी एक टिश्यू या ऑर्गन को चुनता है और फिर वहीं पर जाकर के अपने सारे एक्टिविटीज को करता है। वही कहने का मतलब ये है कि पैथोजेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। सर्टेन पैथोजेंस आर टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक एज दे ओनली अटैक्स सर्टेन टिश्यू, क्योंकि कुछ अपने सर्टेन टिश्यू को अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ सैल्मोनेला टाइफी का दिया है जो कि टाइफाइड कॉज करता है, ये जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर हम वही बात कर ले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की तो हमने देखा था इसके सिम्टम्स में कि हमारे ये नॉस्ट्रिल के बाद जो ये हमारा शुरू होता है नेजल कैविटी, और इसके बाद जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये जाकर के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से सैल्मोनेला टाइफी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के हमें प्रॉब्लम दे रहा है, उसी तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर के हमें इन्फेक्शन करता है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये जब भी जाएगा ये उसी को डिस्टर्ब करेगा, ये जब भी जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करेगा। ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि सैल्मोनेला टाइफी के कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो सभी का अपना अपना काम है, अपने अपने पोजीशन, अपने अपने जगहों पर जाकर के ये हमें डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जो भी पैथोजेंस है वो टिश्यू ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन इज सप्रेस्ड। तो यहां पर बात की जा रही है इम्यून सिस्टम की। तो कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण जो भी ये इंसान है इसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। फिर कहता है कि इन द एलाइसा टेस्ट ही फाउंड पॉजिटिव टू ए पैथोजन। अब सवाल ने हमें कह दिया कि एक इंसान है जिसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है और जब उसका एलाइसा टेस्ट किया गया तो पता चलता है कि वो उस पैथोजन से पॉजिटिव है, मतलब कि उसके बॉडी में ये पैथोजन पाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम की। तो इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी में होता है ये कुछ ऐसा सिस्टम है जो हमें दूसरे किसी प्रॉब्लम्स से लड़ने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है बाहर से तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ एक्शन लेता है, उससे लड़ने में मदद करता है, हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखने को मिला है कि ये जो बंदा है इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया। चलिए एक पॉइंट हमें मिल गया कि इसका जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम जो है ये इसका ये वीक हो चुका है, ये डाउन हो चुका है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एलाइसा टेस्ट हुआ है। तो हम जानते हैं दूसरे पॉइंट में हम जानते हैं कि जब एलाइसा टेस्ट होता है तो एलाइसा टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं क्या इस बंदे को एड्स है या नहीं, ठीक है। एड्स पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उसके लिए हम लोग एलाइसा का यूज करते हैं, मतलब HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव में हम कहते हैं कि हाँ इस बंदे को एड्स है और नेगेटिव में कहते हैं कि हाँ एड्स नहीं है।
और फिर कह रहा है ही फाउंड द पॉजिटिव टू ए पैथोजन, तो इसको एलाइसा टेस्ट में पैथोजन से ये पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है एड्स के कारण ये HIV पॉजिटिव होगा, HIV पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये था हमारा ये हमारा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, अब उसको देखते हैं। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है कि नेम द डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम बिगड़ चुका है, पेशेंट को एलाइजा टेस्ट के बाद कंफर्म किया जाता है कि तुम्हारे बॉडी में वो पैथोजन रह रहा है और इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें समझ जाना चाहिए कि वो एड्स से पीड़ित है। इसका आंसर भी कहता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स। तो ये एड्स से संक्रमित है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये किस ऑर्गेनिज्म के कारण हुआ है, कौन सा पैथोजन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये HIV जो है इसके कारण यहां पर एड्स देखने को मिल रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV। HIV के कारण ये होता है। दूसरे सवाल का जवाब मिल गया हमें। तीसरा क्वेश्चन हमसे कहता है कि विच सेल्स ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड बाय द पैथोजन। अब सवाल ये उठ रहा है कि बॉडी का कौन सा सेल जो है वो इस पैथोजन के कारण अफेक्टेड हो चुका है। तो सवाल में ही हमें दिखता है कि द इम्यून सिस्टम ऑफ ए पर्सन इज सप्रेस्ड। तो यहां पर इम्यून सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो गया है, और इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो गया तो हम कह सकते हैं कि T4 लिम्फोसाइट या फिर हेल्पर सेल्स जो है वो यहां पर अफेक्ट हो रहे हैं। यहां पर कौन सा इम्यून सिस्टम का T4 लिम्फोसाइट और हेल्पर सेल जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब इसके मैकेनिज्म को अगर हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि जब ये HIV हमारे बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जब ये HIV हमारे बॉडी में एंटर करता है, HIV को छोड़ के अगर हम दूसरा ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम राइनो वायरस को ले लेते हैं, या फिर हम सैल्मोनेला टाइफी को ले लें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को ले लें, या फिर हम किसी XYZ किसी पैथोजन को ले लेते हैं, जब ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा ये जो इम्यून सिस्टम है इससे पता चलता है कि कुछ तो ऐसा हमारे बॉडी में आया है जिसे नहीं आना चाहिए था। तो इसके कारण क्या होता है फिर कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्शन लेता है और चाहता है कि उस पैथोजन को जल्द से जल्द किल कर दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तब हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, हम उसे हरा सकते हैं, उस पर जीत पा सकते हैं। लेकिन जब HIV घुसता है हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इसका अलग ही मकसद होता है। ये चाहता है कुछ ऐसा कि हम इस पूरे एरिया पर ही कब्जा कर लें, मतलब जो हेडक्वार्टर है अगर हम वहीं कब्जा कर लें तो हो सकता है कि हम इस पूरे एरिया पर हमारा कब्जा होगा। सेम वही चीज करता है। जो हेडक्वार्टर इम्यून सिस्टम था हमारा, जो हमें बचा के रख रहा था, ये HIV जाता है और ये जाकर के हमारे सीधा इम्यून सिस्टम पर ही अटैक कर देता है। ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर देता है, और जैसे ही ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, सप्रेस्ड हो गया, ये दब गया, ये कमजोर हो गया। ये जैसे ही कमजोर होता है तो HIV के बाद यहां पर हम कह देंगे कि इस कारण से क्या हो गया, इस पर्सन को एड्स हो गया है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि अगर ये चूंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है तो अगर कोई XYZ नाम का पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो इसको किल करने के लिए पहले हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत था, लेकिन अभी क्या है, ये इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। तो ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम ये जो है ये इसको भी किल नहीं कर पाएगा, इस XYZ को भी किल नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कि अगर X को अगर हम लोग राइनो वायरस का नाम दे दे या Y को हम लोग सैल्मोनेला टाइफी का नाम दे दे, लेट अस सपोज दैट कि Y जो है यही हमारे बॉडी में एंटर किया है, जो सैल्मोनेला टाइफी है, जो टाइफाइड कॉज कर रहा है। तो हो सकता है कि इस टाइफाइड से लड़ने की शक्ति जो थी वो अब नहीं रहेगी। तो हो सकता है कि HIV के बाद अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसकी डेथ टाइफाइड से ही हो जाए। तो इस तरीके से हमने एड्स के ऊपर छोटा सा डिस्कशन किया। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, जरा हम एक नजर डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि वेयर आर B सेल्स एंड T सेल्स फॉर्म्ड। क्या हमसे बोल रहा है कि वेयर आर B सेल एंड T सेल्स फॉर्म। तो B सेल और T सेल कहां बनते हैं, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। और एक और क्वेश्चन है कि वो दोनों एक दूसरे से किस तरीके से, किस मायने में वो दोनों अलग हैं।
अगर हम बी सेल और टी सेल दोनों की बात करें तो बी सेल और साथ साथ यहां पर हम लिख सकते हैं कि टी सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो। याद रखना है हमें कहां ये बनता है, तो बी सेल और टी सेल्स जो है वो बोन मैरो में बनते हैं। दे ऑल्सो गो थ्रू मैच्योरेशन इन द बोन मैरो। और ये कह रहा है बी सेल्स की बात की जा रही है, तो अगर हम बी सेल्स की बात करें तो दे ऑल्सो गो, यहां पे टी को हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, पहले हम बी की बात कर लेते हैं। तो बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में बन रहा है, साथ साथ ये क्या हो रहा है कि दे ऑल्सो गो थ्रू मैच्योरेशन इन द बोन मैरो। तो कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ अगर हम अपने समझने के लिए अगर एक तरफ अगर हम लोग बी सेल लिख दें और साथ साथ एक तरफ अगर हम लोग टी सेल लिख दें तो हमें समझ में आता है क्या कि ये कहाँ बन रहा है, तो ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में इसका क्या हो रहा है, बोन मैरो में ये प्रोड्यूस हो रहा है उधर ही, और ये साथ साथ मैच्योरेशन भी इसका उधर ही हो रहा है, तो ये बोन मैरो में मैच्योर भी करता है, ठीक है। बी सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय डिटेक्टिंग द एंटीजेंस ऑन द पैथोजन। और बी सेल्स कैसे काम करता है, तो जो भी हमारा पैथोजन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द पैथोजन, इस पैथोजन के ऊपर जो भी ये एंटीजन मौजूद है, इस एंटीजन का क्या करता है, ये इस एंटीजन का डिटेक्शन करता है, इस एंटीजन का ये डिटेक्शन करता है। वेयर एज अगर टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स की बात करें तो ये भी बोन मैरो में ही होता है, ये भी बोन मैरो में ही डेवलप करता है, लेकिन इसका काम जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कहता है कि टी सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय डिटेक्टिंग द एंटीजन ऑन द पैथोजेंस। यहाँ पे क्या आ रहा है कि टी सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय डिटेक्टिंग, ये क्या कर रहा है, ये भी एंटीजन जो है पैथोजेंस के ऊपर उसको डिटेक्ट करके ये हमारा हेल्प कर रहा है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। चौथा सवाल हमारे सामने आ चुका है और चौथा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि गिवन बिलो आर द पेयर्स ऑफ पैथोजेंस। तो नीचे जो है ये पैथोजेंस के कुछ पेयर्स दे रखे हैं एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देम। मतलब कहने का है कि एक तरफ पैथोजन लिखा है और एक तरफ जो है वो उसका डिजीज लिखा है कि वो कौन सा डिजीज कॉज करता है, ठीक है। विच आउट ऑफ दीज इज नॉट ए मैचिंग पेयर एंड वाई। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कुछ दे रखा है वायरस कॉमन कोल्ड, तो कहने का मतलब इसको ऐसा होना चाहिए था, ये वाला पोर्शन यहां नहीं यहां होना चाहिए था कि एक वायरस है जो कॉमन कोल्ड करवा रहा है, सैल्मोनेला है, सैल्मोनेला जिसके कारण टाइफाइड हो रहा है, माइक्रोस्पोरम है जो फिलेरियासिस कर रहा है, कोई इसका ये कहना है, और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया करवा रहा है, ऐसा कुछ कहना है। और हमें बताना है कि इन चार में से कोई तो एक ऐसा है जो गलत मैच है और बाकी जो तीन है वो सही है। तो जो गलत है हमें उसके बारे में बताना है। तो वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है दैट इज की राइनो वायरस। तो यहां पे वायरस जो कॉमन कोल्ड करवा रहा है ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है हमें। सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, बिल्कुल होता है। माइक्रोस्पोरम से फिलेरियासिस की कहानी, ये वाली जो कहानी है ये थोड़ा समझ से पड़े है। और फिर है प्लाज्मोडियम, तो ये मलेरिया करवा रहा होता है। तो हमें दिखता है कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये कहीं ना कहीं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आंसर कहता है कि इन द अबव क्वेश्चन ऑप्शन सी इज इनकरेक्टली मैच्ड। द डिजीज फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन caused by roundworms of Filario-idea genus। तो इसके कारण फिलेरियासिस होता है, फिलेरियर वर्म्स वहां पर मौजूद होते हैं। तो यहां पर जो है ऑप्शन सी जो है ये हो जाएगा हमारा गलत, दैट इज वाई हमारा ऑप्शन सी जो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और ये रहा हमारा पांचवा सवाल हमारे सामने। और पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू इम्यून सिस्टम। यहां पर बोल रहा है फिर इम्यून सिस्टम की कहानी आ गई कि क्या होगा इम्यून सिस्टम का इफ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए पर्सन। अगर हम इस थाइमस ग्लैंड को जो है अगर हम किसी पर्सन के बॉडी से निकाल करके बाहर कर दें।
तो कह रहा है कि इफ द थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम ए बॉडी ऑफ ए पर्सन द टी लिम्फोसाइट वुड नॉट बी एबल टू मैच्योर। अब यहां पर क्या होगा कि थाइमस ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड के अंदर क्या होता है, इस थाइमस ग्लैंड के अंदर जो ये टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट जो है ये मैच्योर होता है। ये टी लिम्फोसाइट जो है ये इसका मैच्योरेशन इधर ही हो रहा होता है। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो फिर इस टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योर होना है, इसका जो मैच्योरेशन होना है वो नहीं हो पाएगा। तो टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर नहीं कर पाएगा, इसीलिए थाइमस ग्लैंड का होना ज़रूरी है। और अगर हम इसे हटा देंगे तो फिर हमारा टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप भी नोट कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले आते हैं अब हम। तो 6th क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और छठा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। तो छठा क्वेश्चन हमसे कहता है कुछ ऐसा कि मैनी माइक्रोबियल पैथोजेंस एंटर द गट ऑफ ह्यूमंस अलोंग विथ फूड। तो कहने का मतलब है कि कुछ पैथोजेंस की बात की जा रही है, और कैसे पैथोजेंस है, तो वो माइक्रोबियल पैथोजेंस है। तो बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजेंस है विच एंटर्स द गट ऑफ ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस के गट के अंदर एंटर करते हैं अलोंग विथ फूड। तो हो सकता है कि कोई इंसान है जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक कर रहा है, तो उस केस में जो है ये माइक्रोबियल पैथोजेन जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजेंस। अब हमें यह बताना है कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव बैरियर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजेंस। अब हमें इन पैथोजन से बचाना है, इसके लिए कौन से प्रिवेंटिव बैरियर्स हैं हमारे पास। फिर कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू यू ऑब्जर्व इन दिस केस, और किस तरीके की इम्यूनिटी आप इस केस में देखना आपको इस केस में देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं इधर और डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो माइक्रोबियल पैथोजन है जो हमारे फूड के थ्रू हमारे बॉडी में आ गया। अब क्या है कि कंटामिनेटेड फूड का हमने यूज किया। हमने किया क्या कि जब हम मार्केट गए और मार्केट से जब हमने फल खरीदा, जब हमने मार्केट से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खरीद करके हमने घर लेकर आए, और घर लेकर आए तो कुछ ऐसा हुआ कि हमने उसे ढंग से धोया नहीं, हमने उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ठीक से साफ किया नहीं। और इसके बाद क्या किया, फॉर एग्जांपल चलो अगर हम किसी वेजिटेबल्स की बात करें तो हम उसे प्रॉपर तरीके से कुक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एप्पल खरीद के लेके आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम एप्पल खरीद के लेके आ रहे हैं, गुआवा खरीद के लेके आ रहे हैं, वो रोड किनारे वो बेच रहा है कोई, और उससे हमने खरीद लिया और खरीद के लेके आते हैं और उसे बिना धोए हम खा लेते हैं। हो सकता है कि उस जो खुले जगह पर वो गुआवा या फिर एप्पल को बेच रहा था, हो सकता है उस एप्पल या गुआवा के ऊपर कोई पैथोजन आकर के बैठा हो, तो हमने उसे धोया नहीं और हमने उसे खा लिया, और जैसे ही हमने खाया वो माइक्रोबियल पैथोजन जो था वो हमारे फ्रूट के साथ वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया। हमारे बॉडी में एंटर करता है तो फिर आगे जाकर के हमें वो डिस्टर्बेंस कॉज करता है। स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं, स्ट्रीट फूड्स बहुत जगह ऐसा भी होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हर स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि अगर हाइजीन को मेंटेन करके अगर आपको सर्व किया जा रहा है देन इट्स गुड। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं देखने को मिलता। रोड साइड जो हम पानी पूरी खाते हैं या फिर रोड साइड जो चाट खाते हैं उसमें देखने को मिलता है कि मक्खियां जो हैं वो उड़ रही होती हैं। तो उस केस में क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो उसको आप जो खाते हो तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि पैथोजन आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा, ये माइक्रोबियल पैथोजन। अब आते हैं इस सवाल की तरफ और कहता है कि आवर बॉडी हैज प्रिवेंटिव बैरियर्स विच आर एज फॉलोज। अगर हमने उसे खा लिया है, वो हमारे बॉडी में घुस रहा है, तो हमारे बॉडी के पास कुछ बैरियर्स हैं। नंबर 1 इज द लाइसोजाइम प्रेजेंट इन दिस सलाइवा। सबसे पहला क्या है, सलाइवा। अब जैसे अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो फूड हमारा, ये अगर हम अपने फूड को ले लें तो फूड जैसे ही हमारे माउथ में एंटर करता है, तो माउथ में एंटर करता है तो माउथ में तो प्रेजेंट है दो चीजें, एक हमारे पास है TONG टंग और दूसरा हमारे पास है टेथ। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, हमारा जो फूड है जो हम खा रहे होते हैं उसको तोड़ने में मदद करते हैं। साथ साथ टंग का ये फंक्शन है
कि हमारे माउथ में फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप खाते टाइम आज जाओगे, खाते टाइम इस चीज को फील करना कि जब हम फूड को च्यू कर रहे होते हैं, अगर हमने लेफ्ट साइड रखकर फूड को च्यू करना शुरू किया है तो थोड़ी देर के बाद आप उसी फूड को 1 या 2-4-5 सेकंड के बाद आप राइट साइड रख के च्यू करना शुरू करते हो। और उस केस में जब फूड आपका लेफ्ट टू राइट मूव करता है, आप ध्यान से देखना कि आपका फील करना इस चीज को कि आपका टंग जो है उसमें हेल्प कर रहा होता है। कि हम कोई चीज चबा रहे हैं ऐसे, तो टंग जो है वो हमारे फूड के मूवमेंट में मदद करता है। तो कहने का मतलब साथ साथ कि ये टंग हमारे टेस्ट को भी डिटेक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे फूड का जो चीविंग है उसमें इन दोनों का रोल है। यहां पर हमें एक ग्लैंड देखने को मिलता है, इस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 है, 3 है हमारे पास, 3 है, 1 2 3। एक है सब मैक्सिलरी, दूसरा है हमारे पास सब मैंडिबल, और तीसरा है हमारे पास पैरोटिड। ठीक है, इन तीनों से क्या निकल करके आता है, तो ये तीनों निकाल करके देते हैं हमें सलाइवा। ठीक है, और ये जब सलाइवा हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसको, हमारे टिथ को इस फूड को च्यू करने में, क्योंकि ये करता है सलाइवा हमारे फूड को जो है वो स्मूथ बना देता है, फिर इसका चीविंग आसान हो जाता है, फिर जब हम इसे निगलते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाता है। सलाइवा में लाइसोसोम मौजूद है, और ये लाइसोसोम क्या करता है, इस लाइसोसोम का काम ये है कि जो भी हमारा पैथोजन आया है ये उससे भी लड़ने में हमें मदद करता है। तो एक बैरियर हमारे पास हो गया कि लाइसोसोम जो हमारे सलाइवा में मौजूद है। सेकेंड थिंग इज द म्यूकस कोटिंग ऑन द इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द गट। जो हमारा गट है उसके इपिथेलियल लाइनिंग में, इपिथेलियल कहने का मतलब है कि ये टिश्यू होता है, काइंड ऑफ टिश्यू है जिसे हम लोग इपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो जो उस इपिथेलियल टिश्यू की जो लाइनिंग है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये गट है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर हम गट को इस तरीके से बनाते हैं तो इस गट में हमें देखने को मिलता है इस तरीके से हमें देखने को मिलता है क्या, इपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है, उसे यहीं पर इपिथेलियम टिश्यू कहा गया है। तीसरा हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सेक्रेशन होता है बाय द पैराइटल सेल्स इन द स्टमक। जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि जिसका पीएच हाई है, वो भी हेल्प कर रहा होता है इन पैथोजेंस के लड़ने में। ठीक है, और साथ साथ हमारे क्वेश्चन में एक और चीज पूछा था, दैट व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी डू यू ऑब्जर्व इन दिस केस। तो इस केस में जो है हमें वो इनेट इम्यूनिटी देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी। तो ये रहा इस छठे क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई इज मदर्स मिल्क कंसीडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट फूड फॉर ए न्यू बॉर्न इन्फेक्ट। ये जो सवाल है, ये सवाल हमारा काफी समय से पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास मदर्स मिल्क का, ये चलता आ रहा है हमारे चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जहां हमने देखा था कि किस तरीके से मेल फीमेल्स मिलते हैं, गैमेट का फ्यूजन, उनके गैमेट्स उनके मिलते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की जब डिलीवरी होती है, जब उस न्यू बॉर्न बेबी को जो फूड देने की बारी आती है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस बच्चे को उस बच्चे को शुरुआती कुछ दिनों में मदर्स मिल्क देने की जरूरत है। ऐसा क्यों कहा जाता है, और वही सवाल हमारा फिर से आ गया हमारे सामने कि व्हाई इज मदर्स मिल्क कंसीडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट फूड फॉर ए न्यू बॉर्न बेबी। तो चलो एक बार फिर से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, एक नया बच्चा, एक नया बेबी जो है वो इस धरती पर आया। ठीक है, अगर हम अपने कॉमन सी बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बताओ कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर आप दिल्ली में रहते हो और आपको अचानक से कह दिया जाए कि जाकर के आपको रहना है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुंबई की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको कुछ टाइम लगेगा उस नए जगह पर
नए जगह पर आप क्या है ना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, तो उस जगह को अपनाने में आपको कुछ टाइम लग जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 हफ्ता 10 दिन का ही टाइम अगर लगता है, अगर आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होते हो तो आपको 1 हफ्ता या 10 दिन ही लगे, लेकिन लगेगा ज़रूर आपको उस माहौल में घुलने मिलने में आपको 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम लगेगा। तो फॉर एग्जांपल उसी तरीके से समझते हैं इसको कि जब ये बच्चा इस दुनिया में पहली बार आता है तो इसके लिए बिल्कुल ही नया है, यहाँ के इस नए दुनिया के बारे में कुछ नहीं जान रहा है। अभी अभी ये क्या था, ये मदर्स वॉर्म में था जहां पर इसे फूड पहुंचा दिया जा रहा था और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन वगैरह पहुंचा दिया जा रहा था, एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट मटेरियल था वो भी कलेक्ट कर लिया जा रहा था, तो सारा चीज जो है इसका उधर हो रहा था इस तरीके से। और अब जो ये यहां पर आ चुका है तो सारी चीजें जो है इसमें बदल जाएंगी। तो इस केस में क्या होगा, इस बच्चे के सामने एक नया दुनिया है और इस नए दुनिया में क्या है कि बहुत सारे पैथोजेंस भी हैं। इस दुनिया में बहुत सारे पैथोजेंस भी हैं। हो सकता है कि ये पैथोजेंस इस बच्चे के बॉडी में एंटर कर जाएं और इस बच्चे को जो है वो कई तरीके के डिजीज से भर दें। तो इस बच्चे को बहुत तरीके का डिजीज हो सकता है। तो इस बच्चे को डिजीज ना हो, ये बच्चा इन पैथोजन से लड़ सके, इसके लिए जरूरत है कि इस बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत होना होगा। इस बच्चे के इम्यून सिस्टम को मजबूत होना होगा। और ये इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे होगा, तो इसका एक इम्यून सिस्टम मजबूत करने का एक तरीका है, दैट इज मदर्स मिल्क। ऐसे जो मार्केट में जो मिल्क्स अवेलेबल है वो हर तरीके के न्यूट्रिशन आपको दे सकते हैं, आपके बच्चे को दे सकते हैं। उसमें आपको जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस आपको चाहिए वो सब के सब मिल जाएगा, आयरन, विटामिन, ये सारे कुछ उसमें रहते हैं। लेकिन मदर्स मिल्क ऐसा फूड है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट इज की जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर वही चीज लिखता है कि मदर्स मिल्क इज कंसीडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट फूड फॉर ए newborn infant because in the initial days the thick yellowish fluid called colostrum produce which has antibodies which boost the immune system। वही चीज है कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है और इस इम्यून सिस्टम को मजबूत हम कैसे करेंगे कि इसको हम लोग ये कोलोस्ट्रम से फीड करेंगे। हमने कोलोस्ट्रम किसको कह दिया, तो हमने कोलोस्ट्रम कह दिया है इनिशियल डेज के जो मिल्क्स हैं, इनिशियल डेज के जो मिल्क्स हैं, इनिशियल डेज के जो मदर का मिल्क है उसे हमने कोलोस्ट्रम का नाम दिया है, जस्ट बिकॉज की येलोइश कलर का है, ये येलोइश कलर का है और साथ साथ थोड़ा थिक भी है, थिक एंड येलोइश कलर का है। इसमें एंटीबॉडीज मौजूद है, IgA यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये क्या करता है, उस बच्चे की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे वो बच्चा लड़ सकता है, दूसरे पैथोजन के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, उसके खिलाफ लड़ सकता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि 8th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये लीजिए 8वां सवाल हमारे सामने आ चुका है। 8वां सवाल हमारे सामने आ चुका है और 8वां सवाल हमसे कहता है कि व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या है इसके बारे में हमें बताना है। कहीं कहीं सुना हुआ लग रहा है, कह रहा है कि हाउ डू इंटरफेरॉन्स चेक द इन्फेक्शंस ऑफ न्यू सेल। और साथ साथ हमें यह भी बता रहा है कि ये इंटरफेरेंस जो है वो कैसे नए सेल्स के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं, दैट इज कि हाउ डू इंटरफेरेंस चेक इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें कहीं हद तक आंसर भी बता दिया। तो कह रहा है कि इंटरफेरोन्स आर ए ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय द होस्ट सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वायरस, ट्यूमर सेल्स एंड पैरासाइट्स एक्सेट्रा। इंटरफेरोन्स इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। कह रहा है कि यहां पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई होस्ट है, ठीक है, इस होस्ट के बॉडी में क्या है, इस होस्ट के बॉडी में कोई वायरस जो है वो घुस चुका है, कोई पैरासाइट यहां पर घुस चुका है जो कि इस होस्ट सेल को, होस्ट बॉडी किसे कहते हैं, होस्ट सेल किसे कहते हैं, कि होस्ट सेल वो जगह है जहां पर आकर के जो भी पैरासाइट वगैरह है वो आकर के यहां से अपना फूड वगैरह लेते हैं, यहीं पर रहते हैं, अपना जो जीवन व्यापन है सो यहीं पे करते हैं। तो वैसे सेल्स को हम होस्ट सेल या होस्ट बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होस्ट क्या है हम समझ गए। इस होस्ट के पास क्या आ गया, तो इस होस्ट के पास वायरस आ गया, ट्यूमर आ गया, बहुत तरीके के पैरासाइट्स आ गए। ठीक है, तो ये जो पैरासाइट आए हैं, ये पैरासाइट जो है ये इसी होस्ट से क्या करेंगे, इसी होस्ट से फूड लेंगे, यहीं पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे,
यहीं पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे और यहीं पर वो अपने लाइफ साइकिल को चलाने की कोशिश करेंगे, यहीं पर वो चलाएंगे। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो होस्ट है इसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये जो होस्ट है ये थोड़ा ये परेशान हो जाएगा, इसे डिजीज हो सकता है। अब जरूरत है कि उससे बचा जाए। तो इसमें क्या होता है कि इंटरफेरोन्स का रूल सामने आता है। तो इंटरफेरोन्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन। तो कुछ नेचुरल प्रोटीन्स का ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स, ठीक है, रिलीज्ड बाय द होस्ट सेल। तो अब होस्ट सेल क्या कहता है कि ये ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन को रिलीज करता है, जिसे हम लोग इंटरफेरोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, इंटरफेरोन्स इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन विद इन द होस्ट सेल। अब ये जो क्या है कि ये जो इसका जो रेप्लिकेशन होना है, ये जो रेप्लिकेशन होना है, इस रेप्लिकेशन को क्या करता है, ये स्टॉप करवा देता है। तो फिर जो है जो नंबर जो है वो जो नंबर 1 से 2 से 4 से 5 से 6 होना था वो चीज़ रुक जाता है। तो फिर धीरे धीरे इन्फेक्शन जो है वो कम होता चला जाता है। तो दिस इज इंटरफेरोन्स। क्या है, ये ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे होस्ट सेल के द्वारा रिलीज करवाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन था। आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यहां पर कुछ इमेज हमें दे रखा है, ठीक है। यहां पर कुछ इमेज है हमारे पास, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें कहता है कि इन द फिगर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज शोन। तो कहने का मतलब है ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है यहां पे। और इसमें कहता है कि नेम द पार्ट्स ए बी एंड सी। इसमें यहां पर कुछ ए दे रखा है, यहां पर बी दे रखा है और यहां पर सी दे रखा है, ठीक है। और हमें बताना है कि शो ए बी एंड सी इन द डायग्राम। तो मतलब हमें ए बी और सी जो है इसके बारे में बताना है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो जो सबसे ऊपर हमें ए दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इस एंटीबॉडी, ये जो एंटीबॉडी जो एंटीजन के साथ बाइंड करता है तो किस पोजीशन पे करता है, तो इसी साइट पे करता है, इस तरीके से इसी साइट पे करता है। तो ये वाला जो साइट ए है, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। साथ साथ हम जानते हैं कि ये जो हमारा एंटीबॉडी है इसके पास दो तरीके के चेन है, एक होता है लाइट चेन और दूसरा होता है हैवी चेन। ये छोटा वाला लाइट चेन है, ये बड़ा वाला जो है ये हैवी चेन है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी क्या होगा, तो हम बता देंगे कि बी जो है वो लाइट चेन है और सी क्या है, तो सी हमारा हैवी चेन हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने हमें एबीसी बोला था, तो ए इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, बी जो है वो लाइट चेन है और सी जो है ये हमारा हैवी चेन है। बहुत ही ज्यादा भारी नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि इफ ए रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज नॉट प्रोवाइडेड टू एन एडिक्टेड पर्सन, he shows some withdrawal symptoms, list any 4 such withdrawal symptoms। okay, कहने का मतलब है कि कोई एक एडिक्टेड पर्सन है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसे ड्रग्स एंड अल्कोहल की आदत है, मतलब इसे रेगुलर बेसिस पे वो चाहिए, रेगुलर डोजों से चाहिए। कहने का मतलब है कि ये जो बंदा है ये रेगुलर डोज लेता है किसका, अल्कोहल का। ये रेगुलर डोज लेता है अल्कोहल का और रेगुलर डोज लेता है ये किसका, ये ड्रग का, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है इस इंसान को, तो फायदा कुछ नहीं है तो बहुत सारे नुकसान। लेकिन जब ये अल्कोहल्स एंड ड्रग्स को यूज करता है तो इससे क्या होता है, इसका जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है। इसका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है तो इसका जो मेंटल प्रेशर है वो कम होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इसे प्लेजर मिलता है। तो ये डेली इसका यूज करता है, रेगुलर बेसिस पे ये एडिक्टेड पर्सन जो है वो इसका यूज कर रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन ने हमें केस दे दिया है कि अगर हम इस एडिक्टेड पर्सन को, अगर हम ये रेगुलर डोज से अगर हम इसे दूर कर दें,
अगर हम इसे रेगुलर डोज नहीं दें, नॉट प्रोवाइडेड टू एन एडिक्टेड पर्सन, ही शो सम विड्रॉल सिम्टम्स, तो उसके अंदर कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसके बिहेवियर्स में चेंज आता है, और उस तरीके के सिम्टम्स को हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। अगर किसी को आदत है अल्कोहल्स एंड ड्रग्स की, जिसके कारण उसे प्लेजर मिल रहा होता है, अगर हम उसे अल्कोहल्स एंड ड्रग्स ना दें तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग विड्रॉल सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन हमसे कहता है कि लिस्ट एनी 4 सच विड्रॉल सिम्टम्स, और ऐसे किसी 4 विड्रॉल सिस्टम्स के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम किसी एडिक्टेड पर्सन को अल्कोहल या ड्रग ना दें तो हमें एंजाइटी देखने को मिलेगा उस पर्सन के अंदर, इट लीड्स टू एंजाइटी। दूसरा चीज हो सकता है कि ट्रबल कंसंट्रेटिंग ऑन द थिंग एंड थिंकिंग क्लियरली, तो वो चूंकि उसे क्या था, उसके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता था, उसे प्लेजर मिल रहा था, वो उसी माहौल का आदी हो चुका था, उधर भी वो एडिक्टेड हो चुका था। तो अगर अब हम उसे वो चीज नहीं देते हैं तो हो सकता है कि उसे कंसंट्रेशन पावर जो है वो थोड़ा लूज हो, उसकी थिंकिंग, उसका जो सोचने की क्षमता है उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। साथ साथ हमें कुछ देखने को मिल सकता है, दैट इज की हेडेक, उसके सर में दर्द, नोजिया, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ मूड स्विंग्स आर ऑल्सो सीन, तो मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकता है। तो हमसे 4 विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में पूछा गया था, तो एक में कह सकते हैं उसे एंजाइटी हो सकता है, दूसरा कि ट्रबल कंसंट्रेटिंग ऑन थिंग्स एंड थिंकिंग क्लियरली, तीसरा है हेडेक एंड नोजिया, एंड चौथा है मूड स्विंग्स आर ऑल्सो सीन। तो इस तरीके के 4 प्रॉब्लम्स हमें, 4 विड्रॉल सिम्टम्स हमें उस पर्सन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है, एक नजर डालते हैं इस पे। तो कहता है कुछ ऐसा कि why is it that during changing weather वेदर जो है वो चेंज हो रहा है, one is advised to avoid closed, crowded and air conditioned places like cinema halls etc. तो ऐसा कहा जाता है, हम भी जब अपने घरों में भी बात करते हैं तो मम्मी पापा अक्सर हमसे बोलते हैं कि मौसम बदल रहा है, अभी थोड़ा संभल के रहना है, हो सकता है तुम्हारी तबीयत जो है वो खराब हो जाए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? साथ साथ कहा जाता है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है, मतलब ये गर्मी का सीजन जाता है और ये भी सर्दी का सीजन आता है, इस समय क्या होता है कि टेम्परेचर जो है उसमें टेम्परेचर जो है वो गिर रहा होता है। और इस केस में क्या होता है कि हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और तबीयत बिगड़ती है तो बिगड़ती है, और सब में एक कॉमन सा देखने को मिलता है कि सबको क्या है, सबको सर्दी सा होता है, सबके नाक बहने लगते हैं, सबके गले में खराश, इस तरीके की चीजें सब में कॉमन हो जाती हैं। तो उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि आप अवॉइड करिए कि किसी क्राउडेड जगह पर, ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाका में जाने से बचे, एयर कंडीशंस वाले जगह पे जाने से बचे, जैसे कि सिनेमा हॉल। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअली होता क्या है कि इस समय, जिस समय सीजन चेंज हो रहा, जिस समय वेदर चेंज हो रहा होता है, इस समय जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि एट दिस टाइम द माइक्रोब्स आर एक्टिव एंड प्रिवेलेंट, दिस मेक्स द इंडिविजुअल मोर सब्सेप्टेबल टू वायरल इन्फेक्शंस। अब देखो क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन में एक हमारे पास है, जैसे कि बहुत अच्छा है राइनो वायरस का हम एग्जांपल ले सकते हैं। राइनो वायरस में हम जानते हैं कि ये क्या कॉज करता है, तो ये कॉमन कोल्ड कॉज करता है। अगर ये राइनो वायरस से अगर हमें इन्फेक्शन होता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन जब ये जो चेंजिंग वेदर का जो माहौल है, इस समय ये राइनो वायरस जब आपके बॉडी में एंटर करता है तो इस समय ये थोड़ा ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है। एक्चुअली अगर हम आम समय में बात करें तो ये 3 से 7 दिन का इसके अंदर पीरियड होता है। तो जनरली अगर आप 2 से 3 दिन में अगर ठीक होने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो इस सीजन में आप 7 से 10 दिन तक भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो वही कहा जाता है कि जब वेदर चेंज है तो अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, संभल के रहना चाहिए, इन सारे क्राउडेड इलाका में जाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। की उधर हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि द हार्मफुल एलील of sickle cell anemia has not been eliminated from human population. Such afflicted people, this should be affected. इसे affected होना चाहिए।
सच अफेक्टेड पीपल्स डेराइव सम अदर बेनिफिट्स डिस्कस। तो कहने का मतलब है कि एक हार्मफुल एलील है जो सिकल सेल एनीमिया का है। तो ये क्वेश्चन जो है ये पहली बार सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने अपने जेनेटिक्स के उस चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और वहां से ये क्वेश्चन हमारे पास चलता चला आ रहा है। तो सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो वापस से हमें कहानी देखने को मिलती है आरबीसीज की, मतलब रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स के पास क्या है, तो इसके पास है हीमोग्लोबिन, इसके पास है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास है एक तरफ अल्फा चेन, और इसी हीमोग्लोबिन के पास है एक तरफ बीटा चेन। बीटा चेन के अगर हम 6th पोजीशन की बात करें तो बीटा चेन के 6th पोजीशन पर आकर के बैठ जाता है कौन, तो आकर के बैठता है वैलिन, और एज अ रिजल्ट ये कॉज करता है ऑक्सीजन टेंशन। ये ऑक्सीजन टेंशन लाता है, और ऑक्सीजन टेंशन के कारण जो है वो आरबीसी का जो शेप इनिशियली जो बाइकनकेव था, वो बाइकनकेव से कैसा हो जाता है, तो वो हो जाता है इलोंगेटेड। वो कैसा हो जाता है, तो वो इलोंगेटेड शेप का हो जाता है। और एक्चुअली इसको और जो थोड़ा टेक्निकली बोलें तो ये हो जाता है सिकल शेप का, ठीक है। और जब ये सिकल शेप का होता है तब हम इसे कैसा कहते हैं, तब हम इसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। यही कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सिकल सेल एनीमिया में। फिर कह रहा है कि ये एक्चुअली हार्मफुल एलील है, बिल्कुल ये एक्चुअली हार्मफुल एलील है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये अभी भी हमारे पॉपुलेशन से नहीं जा रहा है। कहने का मतलब है कि हमने इवोल्यूशन में इस चीज को डिस्कस किया था, दैट इज कि जो हमारा हार्मफुल जितने भी चीजें हैं एलील्स हैं, वो क्या होता है कि समय के साथ वो धीरे धीरे गायब होते हैं, और जो गुड क्वालिटी के जो चीजें हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू करती हैं। तो ऐसा क्या है, ये तो हार्मफुल है लेकिन फिर भी ये हमारे पॉपुलेशन में आज भी पाया जा रहा है, ये वहां से गायब नहीं हुआ। तो कह रहा है कि सच अफेक्टेड पीपल्स, ऐसे लोगों को जिसको सिकल सेल एनीमिया हो रहा है उसको कुछ फायदे भी हैं, तो उन फायदे के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो जिसका भी जो सिकल सेल एनीमिया से है उसका आरबीसी अब बाइकनकेव ना रह के हो गया है कैसा, सिकल सेल एनीमिया। और अगर हम बात करें इधर मलेरिया की, अगर हम इधर बात कर लेते हैं मलेरिया की, तो हम जानते हैं कि 2 बॉडी में इसकी कहानी कंप्लीट होनी है। एक होना है मॉस्क्यूटो में, ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर भी एक तरफ लिवर सेल्स थे, ठीक है, और एक तरफ हमारा आरबीसीज, ठीक है। तो कुल मिला के कि इसको आरबीसी लिवर सेल दोनों की जरूरत है, साथ साथ इसे मॉस्क्यूटो के गट की भी जरूरत है। तो अगर इसमें से अगर हम मान लो कि अगर हम आरबीसी जो है अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आरबीसी अगर इस मलेरिया का जो इन्फेक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में अगर उसको डिस्टर्ब करता है, तो क्या होगा कि मलेरिया का फिर जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये लाइफ साइकिल अपना तभी कंप्लीट कर पाता है जब इसको ये बाइकनकेव शेप मिलता है। जैसे ही ये शेप बाइकनकेव से चेंज हो जाता है सिकल शेप में, जैसे ही ये चेंज होता है सिकल सेल में, सिकल शेप में एक्चुअली लिखते हैं यहाँ पे सिकल शेप में, तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिकल शेप में ये कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो सिकल सेल में कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या है कि जिसके अंदर भी ये सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है उसके अंदर ये मलेरिया नामक बीमारी जो है वो नहीं होता। तो कहता है कि द हार्मफुल एलील ऑफ सिकल सेल एनीमिया हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन। such affected peoples derive some other benefits. This will make less prone to malaria. This will lead less prone to malaria. इससे क्या होता है कि मलेरिया से हैं ये बच के रहते हैं। तो ये फायदा है सिकल शेप का, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि लिम्फ नोड्स आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स।
लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड कैसा है, तो लिम्फ नोड जो है वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। फिर कहता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स इन आवर इम्यून सिस्टम। तो ये इन लिम्फ नोड का हमारे इम्यून सिस्टम में जो क्या काम है वो हमें बताना है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिम्फ नोड्स इन आवर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें इसका क्या रोल निकल करके आता है, तो कहता है कि द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड इज टू क्लियर द लिम्फ, टू क्लियर द लिम्फ। यहां पर देखो लिखता है क्या कि टू क्लियर द लिम्फ, ब्रैकेट में अंडर लिखता है कि इट इज ए क्लियर लिक्विड विच कम्स फ्रॉम प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा से आया हुआ एक फ्लूइड है, लिक्विड है, विच कैरीज पैथोजेंस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। जो क्या कहता है कि तो लिम्फ नोड का क्या काम है, तो फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड इज टू क्लियर द लिम्फ विच कैरीज, उस लिम्फ को क्लियर करना है, उस लिम्फ को क्लियर करना है जिस लिम्फ के अंदर जो है पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस आकर के बैठे हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स हो सकता है, दैट आर ब्राउड बाय द लिम्फ थ्रू लिम्फेटिक सेल्स। तो अब इसका फंक्शन जो है हमें इतने में दिख गया कि विच कैरीज पैथोजन। तो कहने का मतलब है कि जहां पर दिक्कत है हम वहां फिल्टर बन के आएंगे, हम वहां फिल्टर बन के आएंगे और वहां से चीजों को छान करके ले जाएंगे। तो कहता है कि लिम्फ नोड इज टू क्लियर द लिम्फ। लिम्फ जो है ये अगर फॉर एग्जांपल लिम्फ है तो इसके अंदर जो भी पैथोजेंस मौजूद है उसको क्या करता है, ये उसको यहां से ये क्लियर करवाने का काम करता है। तो वही कह रहा है कि द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज टू क्लियर द लिम्फ which carries pathogen and other foreign substances that are brought by the lymph through lymphatic cells। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखने को क्या पूछ रहा है हमसे, तो कहता है कि why is an antibody molecule represented as H2L2। एक्चुअली इसे हम लोग H2L2 से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए H2L2 से रिप्रेजेंट करने का हमारा बस इतना सा काम इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब एंटीबॉडी की बात करते हैं, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास अभी एक डायग्राम आया था थोड़ी देर पहले, हमारे पास ये डायग्राम आया था, ये डायग्राम आया था। ये डायग्राम हमें दिखा रहा है कि इसके पास 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन है, इसके पास 2 हेवी चेन है और इसके पास 2 लाइट चेन है। वही चीज है यहाँ पे, इसके पास 2 हेवी चेन है और 2 लाइट चेन, कुछ ऐसा है। तो 2 हेवी चेन के कारण, 2 हेवी चेन के कारण हम यहां पर H2 लिखते हैं और 2 लाइट चेन के कारण हम यहां पर, 2 लाइट चेन के कारण हम यहां पर L2 लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग इसे H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट हैज 2 लाइट चेन्स इसलिए L2 लिखा एंड 2 हेवी चेन्स इसलिए H2 लिखा, हेंस इट इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, इसलिए हम इसे H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सी बात है, बहुत ही आसान सा चीज है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि व्हाट डज द टर्म मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम मीन्स। सुना होगा कभी ना कभी, खास करके कोरोना के दौर में जब दिन रात न्यूज पे कोरोना चल रहा होता था, तो उस वक्त सारे न्यूज चैनल्स पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठा करते थे, जनरल डिस्कशन चलता था और ऐसा भी होने को सुनने को मिला था कि जिसको एक बार कोविड हो जाता है उसको दोबारा जब होता है तो उतना ज्यादा खतरा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब पहली बार कोविड हुआ तो बॉडी में कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जब दूसरी बार कोविड आ रहा है तो खतरा जो है वो कम है। देखो कहता है कि द टर्म मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम मींस, तो मतलब कहने का कि जो हमारा इम्यून सिस्टम उस कोरोना वायरस से लड़ने में, जब हमारे ये इम्यून सिस्टम जब उस कोरोना वायरस से लड़ रहा था उस वक्त इसे बहुत सारी चीजें याद है और बहुत सारी चीजों को इसने याद करके रख लिया कि जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा तब हम इसके खिलाफ इस तरीके से काम करेंगे। तो वही होता है इसका मेमोरी, वही होता है मेमोरी। कहता है कि द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम मींस द बॉडी रिमेंबर्स द एंटीजन, रिकॉग्नाइज इट फॉर द प्रीवियस एनकाउंटर एंड इनिशिएट द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट। तो कहने का मतलब है कि जब फर्स्ट टाइम वो हमारे बॉडी में एंटर किया था, जब ये हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर किया था, उस वक्त जब हमारा इम्यून सिस्टम जब इससे लड़ रहा था तो इसके एंटीजन को जो है वो याद कर लिया गया। ठीक है,
एंटीजन को याद कर लिया गया। अब ये जो दोबारा हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, तो ये जब दोबारा हमारे बॉडी में एंटर करेगा उस समय हमें ये पता है कि उस समय हमें पता है कि इसके पास किस तरीके का एंटीजन है, उसे रिकॉग्नाइज किया गया। और जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब इसके खिलाफ एक्शन लेता है तो इससे लड़ने में इसे आसानी होती है, क्योंकि इसने एक मेमोरी बना के रखा है। इसे याद है कि जब ये पहली बार हमारे बॉडी में आया था तो इस तरीके का इसका रिस्पॉन्स था और इस तरीके से हमने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। तो वही चीजें याद रहती हैं, उसे हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है हमारे सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे कुछ ऐसा कि इफ ए पेशेंट इज एडवाइज्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। देखने का मतलब है, हम रिलेट करते हैं उससे, एक पेशेंट है, उस पेशेंट का इलाज चल रहा है। ठीक है, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और ट्रीटमेंट में उसे क्या एडवाइस किया गया है, तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम कब यूज करेंगे, जब यहां पर कोई रेट्रोवायरस का अटैक होता है हमारे बॉडी में। जब रेट्रोवायरस अटैक करेगा तभी हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का यूज करेंगे। फिर कहता है कि विच इंफेक्शन इज ही सफरिंग फ्रॉम, और हमें बताना है कि किस इंफेक्शन से वो सफर कर रहा है। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, और हमें उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। ठीक है, अगर हम याद करें एक रेट्रोवायरस की, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा रेट्रोवायरस था जिसका नाम है HIV। HIV एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो ये अगर रेट्रोवायरस अगर हमारे बॉडी में एंड करता है तो ये क्या करवाता है ये काम, तो ये एड्स, HIV के कारण एड्स देखने को मिलता है हमें। तो वही कह रहा है कि इफ ए पेशेंट इज एडवाइज्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज एड्स, जस्ट बिकॉज कि यहां पर एक रेट्रोवायरस का इंफेक्शन हुआ होगा। और कौन सा रेट्रोवायरस है, तो यहां पर HIV नाम का रेट्रोवायरस मौजूद है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज अ वायरस कॉल्ड HIV और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कोई रेट्रोवायरस है और वो ये है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर कि कौन सा क्वेश्चन था कि कौन सा इंफेक्शन है इसको, तो इसको एड्स हो रखा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है, तो HIV के कारण हो रहा है। ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किया हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। CBSE इंग्लिश मीडियम की बात की जाए, बात करें हम CBSE हिंदी मीडियम या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSE, ओलंपियाड, CUET, सबकी तैयारी करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने हजारों वीडियोस बनाए हैं जिनको देख करके आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए आपको आना होगा हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको यहाँ वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। यहाँ आना है, आपको अपनी क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है और फिर वीडियोस देखना है, एंजॉय करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इसी अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।